हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बरसात में होने वाली बीमारियां एवं उसके उपचार के बारे में। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विद्यालय एवं चिकित्सालय के औषधि विभाग में बतौर आचार्य पद पर कार्यरत प्रोफेसर प्रेम मछान जी। डॉक्टर मछान जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। लगभग 34 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है जो आप, और हमें यह भी पता लगा है कि आप अभी 31 तारीख को सेवानिवृत्ति होने जा रहे हैं सिर्फ सरकारी संस्थान से। रही बात मानव सेवा की, तो वो जज्बा जो आप में है वो चलता रहेगा। और आपने इस पड़ाव में, इस लंबे सफ़र में जो जो हासिल किया है, लोगों का प्रेम हासिल किया सच में, और सच में इतना मेहनत कश आप रहे हैं और आपका व्यक्तित्व रहा है, कर्मठ स्वभाव के आपका व्यक्तित्व था। आपने बहुत खूब ईमानदारी के साथ अपना ये कार्यकाल निकाला, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो आज हम आपसे ये जानना ज़रूर चाहेंगे जाते जाते, अब चूँकि बरसात हमारे चरम सीमा पर है और जिस तरह बरसात में आए दिन देखा गया कई त्रासदियाँ हो रही हैं, पर अगर हम बात बीमारियों की करें तो आज की बरसाती दौर में बीमारियों की भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो आपसे शुरू करते हैं कि ऐसी वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो बरसात के मौसम में होती हैं और फिर उसका उपचार किस किस तरह से किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जहाँ तक बरसात में होने वाली बीमारियाँ हैं तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो पेट से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, जिनसे उल्टी, दस्त, बुखार सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है, जो भी नए नए इंसेक्ट्स या मस्किटोज जो भी है, वो जो ज़्यादा बरसात के मौसम में पनपते हैं, उनकी वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं वो उनकी लिस्ट है। और उसके साथ साथ जो जैसे बरसात में जो पानी ठहर जाता है कई जगह, तो उसके मस्किटोज बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं, तो उसमें जो आपके मलेरिया है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में कई किस्म खाने में या किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल जैसे मशरूम्स हैं, ये आजकल कई जो जंगली मशरूम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है उगती हैं, और कुछ लोग इनको जो है ये समझ के कि ये सेफ़ हैं खाते हैं, और उन लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कई लोगों को पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसकी एक लंबी लिस्ट है, जैसे कि अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो डिजीज़ है, पेट से रिलेटेड जो डिजीज़ है, जिनमें कि आपके डिसेंट्री है, डायरिया है। अब जैसे डायरिया है तो इसके कई कॉजेज हैं जिसमें बरसातों में ज़्यादा होते हैं जी। वजह सिर्फ एक ही है कि जो पीने का पानी है वो किसी न किसी तरह से इसमें जो है गंदा पानी इसके साथ मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बावड़ियाँ हैं आपकी, ये फ्लड हो जाती है, जब फ्लड का पानी आता है तो उसमें वो मिक्स हो जाती है, तो चांसेस होते हैं कि जो हमारे इसमें स्टूल में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं और किसी न किसी तरह रूप से ये आदमी के शरीर में चले जाते हैं और सारी बीमारियाँ करते हैं जी। आपने बहुत खूब बताया कि सबसे महत्वपूर्ण जो आप बता रहे हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, आंत्रशोथ, तो आप से इसमें डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये भी जानलेवा है। काफ़ी देखा गया कि हॉस्पिटल में कई बार लोग थोड़ा घरेलू उपचार और कई बार ओवर ट्रीटमेंट करके आते हैं तो कॉम्प्लिकेशन के साथ एडमिट होते हैं, तो ये भी आपसे जानेंगे। दूसरा, आप बता रहे थे कि जिस तरह से कि इंसेक्ट बाइट है आजकल, एक ट्रॉपिकल फीवर जो आप बोलते हैं स्क्रब टाइफस, आजकल इसकी भी उग्रता बहुत देखी गई है। और साथ ही में कई बार आप बहुत हाई फाई एंटीबायोटिक का सेवन जो पेरिफेरी से करके आते हैं, और कई बार हॉस्पिटल में जो पहुंचते हैं तो आपके सारे अंग जो हैं शरीर के वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसके साथ ही आप एक कंडीशन में पहुंचते हैं जिसको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम या सेप्सिस के साथ आते हैं, और कई ऐसे व्यक्तियों को मौत के घाट भी उतरना पड़ता है। इसके बारे में भी कोताही क्यों होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या वो रेड फ्लैग साइन होने चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। मलेरिया के बारे में आप बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस के बारे में बात आपने की, जॉन्डिस के बारे में आपने बात की। तो चलिए अब शुरुआत ही हम आपसे आज ये ट्रॉपिकल फीवर जो हमारा है स्क्रब टाइफस, क्योंकि
आप भी देख रहे हैं आजकल कितने मरीज़ हैं, डबलिंग है हर बेड पे, ट्रिपलिंग है, और मैक्सिमम जो उसमें मरीज़ों की संख्या जो है डायग्नोसिस, वो ये जो एक पिस्सू से बुखार होता है, स्क्रब टाइफस एक तरह का जो माइट है, तो ये स्क्रब टाइफस किस तरह का बुखार है और इसके शुरुआती दौर में किस किस तरह के लक्षण होते हैं, और साथ में कॉम्प्लिकेशन के ऐसे वो क्या पैमाने हैं, ऐसे क्या वो रेड फ्लैग साइन है कि जब आपको तुरंत हॉस्पिटल मूव होना ज़रूरी है? देखिए सर, ये जो स्क्रब टाइफस है ये भी इस हमारे जो एरिया है इसमें एंडेमिक है। काफ़ी पहले तो क्योंकि कुछ दवाइयाँ हम जो है ना रूटीन में यूज़ हो जाती थी, जैसे टेट्रासाइक्लिन वगैरह पहले देते थे किसी भी बुखार में, तो तब तक ये दबा रहा ये बुखार। लेकिन उसके बाद जो है कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो दवाइयाँ हैं इनको लोगों ने, या हम कहें कि जो मेडिकल प्रोफेशनल है उन्होंने इसको थोड़ा डिस्कार्ड कर दिया, कम यूज़ होने लगी। तो उसके बाद ये बीमारी दोबारा से उभर आई। और ये बरसातों में क्यों ज़्यादा है, इसकी वजह यह है कि जो भी छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं या छोटी छोटी जो श्रब्स हैं वो ज़्यादा इसमें बरसातों के टाइम में उगती हैं। तो ये जो इनका जो जो वेक्टर है, वो जो माइट है वो जो है इन्हीं श्रब्स में जो है वो रहते हैं। तो जैसे भी इंसान जो है उनके कभी खेतों में जा रहा है, कोई अपने बगीचे में जा रहा है, तो उसके चांसेस जब उन झाड़ियों या छोटे घास उसमें जो चांसेस है जो माइट है वो उसमें काटती है। और माइट के काटने से जो है एक तरह से जो है उसमें जो है एक बैक्टीरिया बोलेंगे इसको, ऑरेंशिया सुटसुगाम्बाशी नाम है इसका, तो शायद जापानीज नाम है। तो ये जो है आदमी के शरीर में चला जाता है और वहाँ से फैल के ये शरीर के सभी ऑर्गन सिस्टम चला जाता है। तो स्टार्टिंग में तो ये इसकी फैलने की वजह यह है कि ये दर्द नहीं होता इसके काटने से, जो माइट है जी। तो इंसान को पता ही नहीं लगता कि ये उसको काट दिया है। तो जब कुछ दिनों बाद उसको जो है मान 7 से कोई 2 हफ्ते तक शायद मेरे ख्याल ये इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद उसको बुखार शुरू हो जाता है। और बुखार जो है पूरे शरीर में उसको जो हेडेक हो सकती है, थोड़ा रैश हो सकता है, जो लालगी जैसी आती है वो खासकर उसके जो है चेस्ट में या जो हम टॉर्सो कहते हैं एब्डोमिनल वॉल है उसमें ज़्यादातर वहाँ पे आता है। और थोड़ी गुठलियाँ भी हो सकती है, जहाँ काटा है उस जहाँ का वो एरिया है उसमें छोटे लिम्फ नोड हो सकते हैं। और जो है सबसे जो इसका बड़ा पिकुलियर जो एक साइन है उसमें जो है उसमें एक तरह से स्कैब, काले रंग का स्कैब एक निशान बन जाता है, उस निशान जैसे लगता है, और उसके चारों तरफ से लालगी का एक घेरा होता है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिगरेट को उसको सिगरेट से जल गया है उस जगह पे, गोल सा एक काला निशान, जो कि अगर किसी को वो दिखाई देता है और या हॉस्पिटल में आकर अगर डॉक्टर को उसको मिल जाता है तो ऑलमोस्ट ये माना जाएगा कि ये जो है बुखार जो है उस ऑरेंशिया उसकी वजह से है। तो इसकी वजह यही है, बरसात में लोग जो है इसके कांटेक्ट में आते हैं उन झाड़ियों के, और वहाँ पे जो माइट रहती है और वो माइट के काटने से जो है ये बुखार होता है। और ये बुखार अगर टाइम पे अगर तो आपने इनिशियली इसको डायग्नोज कर दिया है तो ये भी बुखार ही है, और बॉडी एक्स होती रहती है, रैश है, ये चीज़ें हैं, हेडेक भी हो सकता है। लेकिन अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुई तो ये सारे शरीर के जो इम्पोर्टेंट अंग हैं, जैसे कि आपको आदमी को अगर ब्रेन में इसकी वजह से दिक्कत हुई तो उसका जो है अल्टर सेंसोरियम हो जाएगा, लीवर में हुआ तो जॉन्डिस हो सकता है, रीनल अगर गुर्दे हो गए तो गुर्दे अपने काम ढंग से नहीं करेंगे, इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है उसका जो कम हो सकता है, तो आदमी को जो है जान का खतरा बन जाता है। तो ये छोटी सी बीमारी है, अगर टाइम पे इलाज नहीं किया तो बहुत सारे लोग इससे जो है मर जाते हैं। जी, तो आपने बहुत खूब बताया कि यशकार जो आप बता रहे हैं, सिगरेट का गुल जो है इस तरह का, एक कोई भी शरीर में अगर इस तरह का निशान आपको मिलता है तो आप तुरंत जो है वो कोई और ट्रीटमेंट ना लेते हुए तुरंत डॉक्टरी परामर्श जो है वो ज़रूर लें। और ख़ास तौर पे जो हमारे किसान बागवान हैं और जो हमारी माताएं बहनें हैं जो कि आजकल बरसाती मौसम में अपनी आजीविका के लिए, अपनी जो उन्होंने मवेशी रखे हैं उसके लिए उन्हें खेतों में जाना पड़ता है, तो अगर ऐसी परिस्थिति है कि जो स्क्रब टाइफस से आपको बचाया जाए तो क्या क्या ऐसे प्रिकॉशन जो हैं वो लेने आवश्यक बन जाते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के जरिए? देखिए सर, अगर देखो खेतों में तो जाना ही पड़ेगा, रोजी रोटी कमानी है, तो इसके लिए आपको अपने एहतियात कुछ बरतने पड़ेंगे। अगर आप जा रहे हैं तो एटलीस्ट जो गम बूट जिसको बोलते हैं हम, जो नी हाइट के शूज़ होते हैं वो पहन के जाएं, कपड़े ढक के जाएं, और ज़्यादातर अवॉइड करें कि जो घास पे या इन चीज़ों पे लेटे ना और बैठे ना, तो वहाँ चांसेस इस माइट के काटने के ज़्यादा रहते हैं। तो एटलीस्ट जब जाते हैं तो गम बूट पहन के तो जाएं, और पूरे बाजू और ये ढक के अपने कपड़े पहन के,
खेतों में अपने काम करने के लिए जा सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जो हमारी माताएं बहनें कई बार जो घास सर पे उठाती हैं या पीठ पे लाती हैं, तो इस तरह का माइट कई बार अक्सर ये देखा जाता है अपर बॉडी में भी जो आपके वो काटता है और उसके कारण भी। तो क्या नहाना, जैसे आप कोई भी काम करके आते हैं जैसे खेतों से या अपने खेत खलिहानों से, तो क्या उसके बाद नहाने से क्या इसमें थोड़ा बहुत इसकी सिविरिटी या इसकी प्रिवेंशन वो उसको लेके अगर हम बात करें तो क्या भी वो भी ज़रूरी बनता है या? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है कि जहाँ तक हमने देखा है कि जो इसके जो बाइट होती है इस माइट की, वो ज़्यादातर ऐसी एरिया में होती है जहाँ पसीना ज़्यादा आ रहा है या पे जहाँ स्किन में क्रीज है, मतलब फोल्ड है, वहाँ पे आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले थोड़ा बहुत वो चल शरीर में रेंगती होगी, तभी वैसी जगह जब उसको सूटेबल जगह आती है तब काटती है। तो इसी तरह अगर हम एकदम उसके बाद नहाएं तो शायद कुछ प्रिकॉशन हो सकती है, अदरवाइज मुझे लगता है ज़्यादा अगर आप अवॉइड करें जैसे सिर पे या ये घास ऐसी चीज़ें, तो शायद मुझे लगता है बचाव हो सकता है। डॉक्टर प्रेम जी, आपको बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, तो हमारे जितने भी पेरिफेरी में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में है, तो आप बतौर अगर हमारे जो डॉक्टर्स वहाँ भी कार्यरत हैं, तो अगर इस तरह का बुखार कोई भी लक्षण आते हैं तो आप उनको भी एक क्या संदेश एक अच्छा देना चाहेंगे कि अगर ऐसी परिस्थिति में आए तो कौन सी एंटीबायोटिक या क्या क्या चीज़ें हैं वो देखनी ज़रूरी है और कौन सा वो टाइम है जब आपको रेफरल करना है? देखिए, मेरी जो पेरिफेरी में जो भी हमारे डॉक्टर भाई बंधु हैं, मेरी उनसे सलाह है कि आजकल जो इस रेनी सीज़न में जो भी बुखार के कोई पेशेंट्स आते हैं तो उनमें सिंड्रोमिक अप्रोच लेनी चाहिए, इन द सेंस कि ये मान के चलना है कि इस आदमी को स्क्रब टाइफस हो सकता है। तो आप अगर चाहे उसमें नहीं भी निकलता है फिर भी आपको ट्रीटमेंट डाल देनी चाहिए। तो आपको एक गोली जो है, एक जो मेडिसिन है वो डॉक्सीसाइक्लिन की देनी पड़ेगी। अगर आपके पेशेंट जो है प्रेग्नेंट फीमेल है, बच्चे हैं, तो उसमें आप एजिथ्रोमाइसिन दे दो, जो सेकंड बेस्ट चॉइस है एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन आपको उस फीवर के पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन देनी है। और उसके बाद दूसरी एंटीबायोटिक अगर आप सोचते हैं कि इस आदमी को आपको क्लिनिकल आपकी जो इम्प्रेशन है ये लगता है कि इसको टाइफाइड भी है, तो आप दूसरी मेडिसिन जो है टाइफाइड के लिए दूसरी दे सकते, पर एक मेडिसिन जो है उसमें डॉक्सीसाइक्लिन होनी ही चाहिए। जी, तो यही संदेश सीधा सीधा आपने हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं और इस बुनियादी बुखार का, इस सीज़न के बुखार में उनके लिए ऑप्शन है, सेल्फ मेडिकेशन कोई ना करे। कई लोग अपने आप से भी कई दवाइयाँ ले लेते हैं सोच के ये कि शायद ये स्क्रब टाइफस ना हो, पर डॉक्टरी परामर्श होना इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, दूसरी बात आपने बताया स्क्रब टाइफस एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि जानलेवा है अगर इसमें ज़रा भी कोताही हो जाए। दूसरी जो आजकल की समस्या है, आप जैसे मशरूम का जिक्र कर रहे थे, आजकल इस तरह से भी देखा गया है कि जो जंगल में कई चीज़ें बड़े अट्रैक्टिव और बड़े ही कलरफुल जो ये मशरूम्स हैं, वाइल्ड मशरूम्स जिनको बोलते हैं, अक्सर लोग इनका सेवन करते हैं और वो भी अपनी जान गंवाते हैं हॉस्पिटल में जब उनको लाया जाता है और बड़े एडवांस स्टेज में देखा जाता है उनका लिवर फेलियर हो गया। तो ये मशरूम जो वाइल्ड मशरूम है, ये किस तरह का मशरूम है, इसके ऐसे वो क्या क्या लक्षण होते हैं, और वैसे तो इन्हें नहीं सेवन करना चाहिए, पर अगर किसी ने सेवन गलती से कर दिया तो क्या क्या प्राइमरी प्रिवेंशन, क्या एंटीडोट्स हैं और क्या ट्रीटमेंट के विकल्प होने चाहिए और कब इनको तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए? देखिए, जो जंगली में जो मशरूम है इसमें उसकी बीमारी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कौन सी टाइप की मशरूम है। जैसे कि आप क्या डेथ कैप कहते हैं, क्या एक मशरूम है, और कितना उसमें टॉक्सिन कौन सा है और कितनी मात्रा में लिया हुआ है। एक तो मशरूम पॉइजनिंग का एक आपको एविडेंस तो ये मिल जाएगा कि इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने भी खाया है उन लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, या तो कुछ तो बहुत सारे लोग जो इनके टॉक्सिन्स होते हैं जस्ट इरिटेंट होते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेंट, जिसमें आपको डायरिया हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है। लेकिन जो असली पॉइजनिंग है उनमें जो है वो टॉक्सिन जो है वो जहरीला है। जैसे कि कईयों में जो है, जैसे आपकी उल्टियाँ, दस्त या फिर सलाइवेशन, जैसे कि आपकी ओबी पॉइजनिंग की उसी तरह के सिम्टम आते हैं। दूसरे जो हैं, एक 6 घंटे कुछ जो 6 घंटे के अंदर अंदर जिनको सिम्टम आते हैं वो सिंपल माने गया है, लेकिन जो 6 घंटे के बाद है वो ये माना जाता है कि अगर सिम्टम आते हैं तो वो सीरियस जो पॉइजनिंग है उसमें, जैसे कि आपको कुछ दिनों बाद जो है किसी को जॉन्डिस अपीयर हो जाता है जी। तो और जॉन्डिस जो हिपेटोटॉक्सिक है, मतलब लीवर के लिए जो टॉक्सिक है, वो इतनी खतरनाक है कि लीवर को फेल कर देते हैं। और कई बार तो सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट से ही बचता है।
तो उसके लिए ज़्यादा एंटीडोट इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए सिंपल हम वो देते हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो फ्री रेडिकल्स वगैरह को ठीक करते हैं, तो उस तरह की है। लेकिन असली बचाव सिर्फ यही है कि आप जो है, अगर आप श्योर नहीं है कि ये कौन की किस्म की जो है मशरूम है, तो इसको ऐसे सेवन नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा संदेश है आपका, और बहुत ही स्ट्रिक्ट आपने कहा कि जो भी ये कलरफुल मशरूम है, वाइल्ड हैं, जो जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उसको ये भी बोलते हैं कि खाने में बड़े टेस्टी होते हैं, इसलिए लोग इनको ज़्यादा सेवन कर लेते हैं। नहीं, टेस्टी तो होते हैं, कहते हैं कि जो पॉइजनस होते हैं तो ये देखने को भी बहुत अच्छे लगते हैं, दे आर अट्रैक्टिव। और यही नहीं है, ये हिपेटोटॉक्सिक नहीं है, ये आदमी को बेहोशी भी कर सकते हैं, उसका जो मेंटल स्टेटस उसको ख़राब कर सकते हैं, अल्टर सेंसोरियम में जा सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकता है। इसी तरह कुछ किडनी को ख़राब करती हैं। तो ये कई किस्म के हैं इसके टॉक्सिन जो है, इसके जो अंदर जो जहर है, ये सबसे ख़तरनाक जो है वो लीवर वाला जो हिपेटोटॉक्सिक है वो। तो जंगली वाइल्ड मशरूम ना खाते हुए आजकल जो हमारी सब्जियां जो है मशरूम मिलते हैं, दूसरे भी कई वैरायटी के मशरूम मिलते हैं, उनका सेवन करें, वो सेफ़ हैं। बाकी बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया कि ये सब चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि अक्सर इसमें भी देखा गया कि जो लिवर है कई बार उसके कारण भी आदमी बचता नहीं, और लिवर ट्रांसप्लांटेशन तो बड़ा असंभव है। इसके बाद अगर बात बरसाती मौसम की बीमारियों की बात करें, तो एक जो ये टाइफाइड फीवर है, मियादी बुखार, इसके भी लक्षण जो हैं वो किस किस तरह से भिन्न हैं, और टाइफाइड फीवर में क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये भी देखा गया कि सेकेंड वीक जो टाइफाइड फीवर का होता है अक्सर उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस दिखती हैं। जी देखिए, टाइफाइड भी एक तरह से वाटर बॉर्न डिजीज़ है, जो हमारे खाना या जो पानी है वो अगर अल्टरेटेड है, या उसमें जो मिले हैं, क्या नाम आपके जो बैक्टीरिया मिला है, अगर उसका सेवन, उस पानी का सेवन या खाने का सेवन किया तो वो बीमारी हो जाए। इसमें ज़्यादातर सिम्टम जो जीआईटी पेट के ज़्यादा सिम्टम हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, और साथ साथ में जो हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें जो बुखार जो बढ़ता ही जाता है, जिसको हम है ना स्टेप लैडर कहते हैं, ठीक है, बढ़ता ही जाता है, और उसको साथ साथ जो उसको हेड एक हो सकता है और बॉडी एक से हो सकता है, और साथ में आपके आप जो बोल रहे हैं कि दूसरे हफ्ते में, तो इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। ये फीवर जो है सारे शरीर का किसी भी ऑर्गन सिस्टम कर सकता है, जैसे कि हिपेटाइटिस कर सकता है, आपके कार्डाइटिस कर सकता है, एनी ऑर्गन सिस्टम को इस इन्फ्लेमेशन का सूजिश कर सकता है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इसकी वजह से कुछ जो ना हमारे पेट के अंदर जो है, जो लिम्फ नोड के एरिया होते हैं, जो वो पेयर पैचेज जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं और परफोरेशन के चांसेस होते हैं जी। तो ये दूसरे हफ्ते में जो है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो गया, पहले फीवर था मान लो, उसके बाद दूसरे हफ्ते में उसको जो है पेट में दर्द हो रहा है, या उसको कहीं इसके साथ जो मल के साथ जो खून आ रहा है, तो उसको जरूर एकदम डॉक्टर की सलाह लेके ये रूल आउट करना पड़ेगा कि कहीं कोई वो अल्सर ब्लीड तो नहीं हो गई है, उसकी जो टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन है, डेडिड कॉम्प्लिकेशन है। आपने कहा हल्का सिर में दर्द और साथ में बुखार हो सकता है, और पेट में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया की तरह भी आपको हो सकता है, तो तुरंत ही डॉक्टरी सलाह ही लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा इसमें रैश भी होता है, पर हमारी जो इस सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, थोड़ा सा हमारे कलर की वजह से जो है उसका इतना नोटिस नहीं होता है, तो जिसको हम रोज स्पॉट फीवर बोलते हैं। डॉक्टर प्रेम जी, एक जॉन्डिस जो हेपेटाइटिस है और जॉन्डिसपीलिया कि इससे भी जुड़े कई भ्रांतियां भी हैं, और इससे जुड़े कई और भी उपचार हैं जो कि लोग करके आते हैं, पर वो हर टाइप ऑफ पीलिया में कई बार कारगर सिद्ध नहीं होते, और इसमें भी देखा जाए तो एक्यूट या हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर करके लोग पहुंचते हैं आपके पास। तो ये जॉन्डिस जो आजकल के मौसम में होता है, किन किन कारणों से होता है, क्या क्या लक्षण है, और किस तरह का खान पान जॉन्डिस में होना चाहिए, और कई बार लोग कई इस तरह की भी चीज़ें हैं कि इसको पीने से जॉन्डिस ख़त्म होता है या उसको झड़वाने से ठीक हो जाता है, तो इसके बारे में आपका क्या टिप्पणी, आपका क्या कहना है? देखिए सर, जॉन्डिस भी एक तरह से वही डायरियल वाटर बॉर्न डिजीज़ है। मोस्टली जो हमारे जो वायरसेस है वो फीकल मैटर के साथ जो है किसी न किसी तरह पानी से मिल, और मान लो शौच के लिए वो अपने शौचालय को ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, कहीं नदी के किनारे जाके कर रहे हैं, कोई हाथ ढंग से नहीं धो रहा है शौच के बाद, तो चांसेस है कि वो उस जो ये खाने की चीज़ों को या पानी को कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जो जॉन्डिस है कई किस्म के है, कुछ तो सिर्फ ब्लड की वजह से या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ही बढ़ता है, लेकिन दो हैं जो मेनली जो है, हिपेटाइटिस
ए और ई, जी यही जो ज़्यादातर जो है पानी या दूषित खाने से होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आदमी को जो है कुछ दिन पहले उसका मन जो है खाना खाने के लिए नहीं बोलता है, नौजिया, उसको उल्टी की तबीयत हो जाती है, और उसके बाद जो अगर उसको फीवर भी उसी दौरान आ जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो उसको फीवर चाहे उसका ठीक भी होने लग जाए, लेकिन उसको जॉन्डिस अपीयर होता है, उसकी आंखें जो है वो पीली होनी शुरू हो जाती है। और लेकिन धीरे धीरे जो हमारी बॉडी का सिस्टम है उसको जो है उस जो बैक्टीरिया जिस वायरस को जो है उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, और उसके बाद जो आदमी को जो है रिकवरी फेज शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में लगभग 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो कई लोग जो है इसको ये मान के चलते हैं कि उनके लोगों के कई किंवदंतियाँ है कि इसको झाड़ने से इससे उससे ये ठीक हो जाता है। तो वो लोग भी जो इसका फ़ायदा ये उठाया जाता है कि वो तीसरे चौथे दिन बुलाते हैं कि चलो इसको झाड़ना है, तो उस दौरान उतने 3-1 हफ्ते उसके दौरान इस प्रोसेस में लोगों के हो जाते हैं जी। और वो नेचुरल रिकवरी का भी उतना ही पीरियड है। तो लोगों को लगता है कि जो झाड़ फूंक की गई है उसकी वजह से ठीक हो रहा है, लेकिन ये सारा गलत है। उनको हर जो जॉन्डिस के पेशेंट हैं इनको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि कुछ बड़ा रेयर है लेकिन कुछ % इसमें जो है लीवर फेल हो सकता है, और उसके लिए जो है आप अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो जाने के बहुत पूरे चांसेस हैं। तो हॉस्पिटल में जाके जो उसको सारे जो कोगुलेशन है, कोई उसको ब्लीडिंग की टेंडेंसी है या कुछ वो खा पी के नहीं रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, एंड कब उसको दिमाग में शरीर के टॉक्सिन जो है दिमाग तक फैल गए हैं, उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो रहा है या अल्टर सेंसोरियम, तो वो सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत जो हॉस्पिटल में जो उसका इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। सो जो भी पेशेंट है जॉन्डिस के उनको एक तो हॉस्पिटल जरूर दिखाना चाहिए, ना कि झाड़ फूंक वालों के पास जाना चाहिए। आपने खूब बताया, आजकल जैसे बरसाती मौसम में लोग कई बार जितनी भी हमारे जल के स्रोत हैं उसके आसपास शौच करने जाते हैं, तो ये आपने बताया कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है, तो इसलिए जो ये पानी है, पानी का सेवन अगर पोर्टेबल पानी है, अगर उसको स्वच्छ पानी बनाना है या उसको पोर्टेबल बनाना पीने, तो आजकल के मौसम में क्या पानी को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से उसका सेवन करना चाहिए? अगर आप देखें आजकल लोगों के में रिवाज है कि ये फिल्टर चले हैं, RO है, कोई और सिस्टम है। कई बार ये जो है इनका देख रेख पूरी नहीं होती है, उनके मेंटेनेंस पूरी नहीं होती, तो हो सकता है कि उसमें भी जो पानी आ रहा है वो शुद्ध नहीं होगा। तो जो शुद्धता का सबसे सही तरीका है वो है उबाल के पानी पीना। और उबालना भी ये नहीं कि गैस बचाने के लिए आपने थोड़ा सा उसको गर्म किया, थोड़ा सा धुआं उससे निकला और बंद कर दिया। इसको आपको लगभग 20 मिनट तक कम से कम खूब उबालना पड़ेगा, जिसमें कि पानी जो है खूब जैसे हिलता है, जैसे रोलिंग बोलते हैं हम जिसको, उसको उस टाइप का आपको उसको बॉयल करना पड़ेगा। और उसको आप अगर ढक के रखेंगे, उसी में ही एक कोई चीज़ ऐसी रखेंगे जो कि हाथ से टच ना हो, उस पानी को निकालेंगे और उसको पिएंगे तो शायद काफ़ी बचाव हो सकता है। तो आपने कहा रोलिंग वाटर, कम से कम 10 से 20 मिनट तक उसको उबालें और उसके बाद अच्छी तरह हाथ धो के सारी चीज़ों को ढक कर आप रखें। आजकल चूँकि मक्खियाँ भी बहुत होती हैं और उससे आपने जिस तरह से बताया कि टाइफाइड और तरह की भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आखिर में आजकल ये भी देखा गया कि बरसाती मौसम में जितने भी हमारे बिल हैं, जितने भी छेद हैं, जहाँ की हमारे चूहे हैं या फिर वहाँ चूहों को पकड़ने सांप जाते हैं, वो भी बाहर हैं। तो आजकल सर्पदंश के भी बहुत ज़्यादा केस देखे गए हैं। एक संक्षिप्त में सर्पदंश का जो प्रिकॉशन बचाव है, क्या करना चाहिए और इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है और कब हॉस्पिटल में आपको एकदम मरीज़ को लेके जाना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आप वही द्वारा से जो बूट्स हैं, जो आपकी क्लोथिंग है और जो है वो गम बूट अगर हो तो चांसेस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है सांप जो है पाँव में काटते हैं। हाँ, अगर आप सोए हुए हैं, कुछ सांप ऐसे भी हैं जो आपके घरों के अंदर भी घुस जाते हैं, तो अगर आपके घरों में भी आपके दरवाजे वगैरह उसमें कोई छेद नहीं है तो चांसेस जो है सांप के अंदर उसमें एंट्री करने के कम रहते हैं। और तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई सांप को काटने से बचने के लिए आपको एक तो जो खेतों में जाते हैं, घास झाड़ियों में जाते हैं, तो गम बूट जरूर पहने। गम बूट जरूर होना चाहिए बरसातों में। ये काफ़ी बीमारी सब जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा स्क्रब टाइफस से है, स्नेक बाइट से है, कई चीज़ों से इससे बचाव हो रहा है, इवन मस्कीटो ऑल्सो और कई चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि गम बूट का होना, या फिर आपको थोड़ी केयर ये रखनी कि घास घूस काटते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले कि कहीं ऐसा नहीं खुद नज़र इधर है आप उधर काट रहे हैं, तो कई बार चांसेस है कि सांप आपके हाथ में या घास के साथ आ जाए और वो आपको काट सकता है। ज़्यादा ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा सामान न रखें और साथ में जब भी आपने जाना है तो बड़ी एहतियात बरतें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं आजकल बरसाती मौसम में हो सकती हैं।
तो डॉक्टर प्रेम मछान जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर प्रेम मछान जी, जो कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में चिकित्सालय के औषधि विभाग में बतौर आचार्य पद पर कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।